A very special good evening to all of you। स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान में। आज मैं आप लोगों के लिए यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2021 के लिए साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री का एक टेस्ट लेकर आया हूं। तो आप लोग इसे अपना एक टेस्ट मान सकते हैं या फिर आप लोग इसे अपना एक रिवीजन भी मान सकते हैं। तो आज के इस टेस्ट में मैं आप लोगों से यहाँ पे टोटल 12 क्वेश्चंस पूछने वाला हूं जो कि आपके साइंस में फिजिक्स एंड केमिस्ट्री से रिलेटेड होने वाले हैं। तो जैसे मैं आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूं वैसे ही आप लोगों को यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। और जब टेस्ट फिनिश हो जाएगा तो लास्ट में मुझे कमेंट करके ये जरूर बताइएगा कि आपके टोटल 12 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं। और मैं जैसे आप लोगों से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछूंगा उसके 30 या 35 सेकंड के बाद मैं आप लोगों को उन क्वेश्चंस के आंसर्स भी बता दूंगा, जिससे ये फायदा होगा कि आप लोग अपने आंसर्स को मैच करवा पाएंगे। तो चलिए फिर आज के इस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। और टेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को एक खास बात बता दूं, जैसे आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा तो आपका पूरा ध्यान केवल और केवल टेस्ट पे होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग कोई दूसरा क्वेश्चन यहां मत पूछिएगा। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो यहाँ पे अलग से क्वेश्चंस पूछने लगते हैं कि सर हमें कितने नंबर पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा या फिर पॉलिटेक्निक एग्जाम से रिलेटेड अदर क्वेश्चंस पूछने लगते हैं। कल मॉर्निंग में आप लोगों का टेस्ट हो रहा था, मैं वहां पे क्वेश्चंस पूछ रहा था, क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्व करके समझा रहा था। और वहां पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे थे, ये पूछ रहे थे कि एडमिट कार्ड कब आएगा। टेस्ट पर फोकस ही नहीं है। जब फोकस नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब क्लास चला करे ना तो क्लास पे फोकस किया कीजिए। और बाकी के क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स है, कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। तो ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ पे टेस्ट के अलावा जिससे मैं कोई क्वेश्चन आपसे पूछता हूं बस आपको क्वेश्चन का आंसर बताना है, यही कमेंट करना है। अगर इसके अलावा कोई कमेंट करेंगे तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाऊंगा इस समय। ध्यान रखिएगा, केवल और केवल आपको टेस्ट पे फोकस करना है। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन यहाँ पे है कि एसआई पद्धति में पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या होता है। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में ऑलरेडी एक बार पूछा जा चुका है, पहले भी मैंने आपको कई बार कराया है। और यहाँ पे मात्रक से रिलेटेड यानी यूनिट से रिलेटेड मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, चैनल पे जाकर देख लीजिएगा। अभी कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाई थी जहां पे मैंने आपको सभी मात्रक डिटेल में बताए हुए हैं, एसआई मात्रक और कुछ सीजीएस मात्रक भी मैंने आपको बताए हुए हैं। अगर इतना पढ़ लेंगे ना तो वहीं से आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, अगर मात्रक से रिलेटेड आएगा तो। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने कर लिया है। करेक्ट आंसर मैं आपको बता देता हूं, करेक्ट आंसर आपका होगा न्यूटन पर मीटर। क्या होगा? न्यूटन पर मीटर, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड, जो कि आपका एक न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है कि एक वस्तु विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है, उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, 50 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा और क्वेश्चन डिटेल में सॉल्व करके भी आपको समझाऊंगा। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया हुआ है। देखिए मैं क्या करता हूं, जो क्वेश्चन मैं आपको टेस्ट में करवाता हूं यहां भी मैं आपको क्वेश्चंस डिटेल में सॉल्व करके बता देता हूं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो पहली बार यहाँ पे आए हुए होते हैं, ताकि उनको भी आसानी से समझ में आ जाए, इसीलिए मैं क्वेश्चन डिटेल में बताता हूँ। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास क्या नहीं होता, टाइम नहीं होता। वो अपने आप को क्या बोलते हैं कि वीआईपी हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन को बता दीजिए, चाहे समझ में आए चाहे ना आए, उससे उनको कोई फर्क नहीं होता है। और ऐसे ही स्टूडेंट होते हैं जो एंट्रेंस एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इनके पास क्या नहीं होता है, इनके पास टाइम नहीं होता है। मतलब एग्जाम सेंटर में जाएंगे, 2.5 घंटे का पेपर होने वाला है, तो वो 2.5 घंटे का पेपर वो क्या करेंगे, 1 ही घंटे में करके चले आएंगे, क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है,
टाइम नहीं होता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को मैं पहले ही बता दे रहा हूं, जिनको बहुत जल्दी है, जिनके पास टाइम नहीं है, वो वीआईपी हैं, वो जा सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन मैं आपको डिटेल में ही बताऊंगा। मैं चाहूं तो यही क्वेश्चन ना, ये क्वेश्चन मैं 15 सेकंड के अंदर सॉल्व कर दूं और आपको आंसर बता दूं। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको कुछ समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए, आप मेरे टाइम पे फोकस मत कीजिए कि मैं कितना समय लेकर आपको क्वेश्चन बता रहा हूं। देखिए, मेरे पास स्पीड काफी है, अगर मैं स्पीड से पढ़ाने लगूंगा फिर आपको नहीं समझ में आएगा, ध्यान रखिएगा। इसीलिए मैं आपको एक एक क्वेश्चन डिटेल में एक एक स्टेप समझा देता हूं। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको 2 से 3 मिनट में बताऊंगा, तो फिर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कीजिए, यही क्वेश्चन आप क्या कीजिए 30 से 40 सेकंड में सॉल्व कर लीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। और रही बात टाइम की ना, तो मैं 15 सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन सॉल्व कर दूं, फिर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा। मैं आप लोगों के लिए फायदे के लिए ऐसा करता हूं कि आप लोगों का फायदा हो। 2 से 3 मिनट में क्वेश्चन बताता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, दोबारा आपको क्वेश्चन रिपीट करने की जरूरत ना पड़े। तो आई होप आप समझ गए होंगे, और जिनको जल्दी है वो जा सकते, मैंने पहले ही बता दिया। तो यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता देता हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। क्या लिखा है कि एक वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। जब वस्तु विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है तो प्रारंभिक वेग यानी इनिशियल वेलोसिटी u इज इक्वल टू यहां पे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि विरामावस्था से चलना प्रारंभ करती है। उसका त्वरण 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, यानी एक्सीलरेशन a की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद 50 मीटर का वेग प्राप्त होने पर, यानी v की वैल्यू कितनी दी गई है, 50 मीटर पर सेकेंड, 50 मीटर पर सेकेंड, ये मैंने यहां पे लिख दिया। 50 मीटर पर सेकेंड का वेग प्राप्त होने पर उसके द्वारा चली गई दूरी होगी, दूरी मतलब s की वैल्यू को हमें निकालना है। यहां पे देखिए u है, a है, v है, s है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे हम, यहां पे यूज करेंगे इक्वेशन v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, इसी इक्वेशन का यूज करेंगे। v की जगह क्या रखेंगे, 50 मीटर पर सेकेंड दिया है, 50 का स्क्वायर, 50 का स्क्वायर क्या होता है, सीधे सीधे मैं यहां पे लिख देता हूं, 50 का स्क्वायर 2500 होता है, तो सीधे सीधे मैं यहां पे 2500 लिख दे रहा हूं, 2500। फिर इसके बाद इज इक्वल टू यू स्क्वायर, यू का मान हमारा क्या है, 0 है, तो यहां पे स्क्वायर रखेंगे भी तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहां पे क्या आ जाएगा, 0 ही आएगा, प्लस 2। फिर इसके बाद a की वैल्यू क्या है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 रखा। फिर इसके बाद s की वैल्यू तो हमें यहां पे निकालनी ही है, ठीक है। फिर 2500 इज इक्वल टू, अब यहां पे 0 से कोई मतलब है नहीं हमारा, यहां पे 0 प्लस 2 करेंगे 2 ही आएगा, कोई मतलब है नहीं, तो 2 इंटू 5 करेंगे, 5 इंटू 2 या 2 इंटू 5 करेंगे तो आपको मिलेगा 10, और s की मल्टीप्लाई यहां पे हो जाएगी, यानी 2500 इज इक्वल टू 10s, ये हमें मिला हुआ है। क्या मिला, 2500 इज इक्वल टू 10s, ये मिला है। s इज इक्वल टू 2500 और अपॉन में क्या हो जाएगा, 10, ये 0 से 0 कैंसल, s की वैल्यू हमारे सामने क्या आ गई, 250 और मीटर में। कहां पे दिया है 250, चेक कर लेते हैं, ये हमें दिया है ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। अब देखिए, यही क्वेश्चन मैं जल्दी जल्दी में सॉल्व करता तो आपको क्या समझ में आता, ये क्वेश्चन देखिए, अब मैंने आपको समझा दिया ना, यही क्वेश्चन आप लोग बड़े आसानी से बाद में सॉल्व कर पाएंगे, वो आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ऐसे ही सब टीचर करने लग जाए कि क्वेश्चन ला के ऐसे रख दें और डायरेक्ट आंसर बता दें, तो फिर पढ़ाने का क्या मतलब होगा। तो यही मैं आपको बताना चाहता हूं, जल्दी मत किया कीजिए, अगर जल्दी करेंगे ना तो आपको ही प्रॉब्लम होगी। पहले क्वेश्चन को समझ तो लीजिए, क्वेश्चन को ही नहीं समझेंगे, जल्दी जल्दी के चक्कर में ही ना आप लोग आते हुए क्वेश्चन को गलत करके आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब क्लास हुआ करे तो पूरा फोकस क्लास पे दिया कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन है कि एक पंप 2 सेकंड में 180 किलोग्राम जल 4 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, पंप की सामर्थ्य है, और यहां पे जी की वैल्यू आपको दी गई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, ये भी क्वेश्चन मैंने आपको पहले सॉल्व कराया हुआ है, और मैं आज कोशिश कर रहा हूं कि थोड़ा जल्दी जल्दी मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा दूं। देखिए, कराने को तो मैं बहुत ही जल्दी करवा सकता हूं, फिर आपको दिक्कत होगी। मैं सोचता हूं कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम आप लोगों को देना है, जब तक क्वेश्चन को समझेंगे नहीं तो सॉल्व क्या करेंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया है, जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और इसका करेक्ट आंसर बताइए। और वैसे भी यहाँ पे ये आप लोगों का टेस्ट होता है, मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, ऑप्शन दिखाता हूँ, फिर आपको टाइम देता हूँ सॉल्व करने के लिए, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है। नहीं तो फिर अगर डायरेक्ट क्वेश्चन ही सॉल्व करना हो तो बहुत ही जल्दी आपके क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो जाए। तो क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, अब मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझाता हूँ, ऑप्शंस भी आप लोगों ने देख लिए हैं।
क्या लिखा है, एक पंप 2 सेकंड में, यानी समय टी की वैल्यू क्या दी गई है, 2 सेकंड दी गई है, ये मैंने यहां पे लिख दी। 180 किलोग्राम जल, ये 180 किलोग्राम, ये क्या दिया है, ये दिया है आपको यहां पे, देखिए ये आपका 2 सेकंड है, ये मैं यहां पे लिख देता हूं, और 180 किलोग्राम ये द्रव्यमान है, एम की वैल्यू 180 किलोग्राम, ये मैंने यहां पे लिख दी। फिर उसके बाद 4 मीटर की ऊंचाई, एच की वैल्यू 4 मीटर दी गई है, तक उठाता है पंप की सामर्थ्य, यानी पी की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। P इज इक्वल टू आपका बेसिक फॉर्मूला होता है W अपॉन टी, और W इज इक्वल टू mgh और अपॉन में T होता है। अब M की वैल्यू आपके सामने 180 है, ये रख दीजिए। G की वैल्यू क्वेश्चन में 10 आपको दी गई है, और इंटू H की वैल्यू आपकी क्या है, H की वैल्यू आपकी है 4, ये 4 यहां पे रख दीजिए, और अपॉन में T क्या है, समय आपका 2 सेकेंड दिया है, 2 यहां पे, अब देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, और यहां पे ये 2 2 जा 4 हो जाएगा। ऊपर क्या बचा, 180 और गुणे 10 और गुणे 2, ठीक है। अब देखिए 180 ऐसे ही रहने दीजिए, और 10 की मल्टीप्लाई 2 में करवा दीजिए, 20 मिलेगा, यानी 180 गुणे 20, लास्ट में आपको क्या मिलेगा, 180 गुणे 20 मिलेगा। 180 की मल्टीप्लाई आप किस में करवा दीजिए, 20 में करवा दीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 3600 वॉट। क्या मिलेगा, 180 गुणे 20 आपको मिला हुआ था, मल्टीप्लाई करवाइए 3600, और सामर्थ्य है, सामर्थ्य का मात्रक क्या होता है, वॉट होता है, सामर्थ्य शक्ति जो भी आप बोलिए, ठीक है। तो यहां पे 3600 वॉट आपका कहां पे दिया है, ऑप्शन ए में दिया, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 टोटली कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, अगर आपने अच्छे से रिवीजन किया तो ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। क्या लिखा है कि 2 समान पात्रों में क्रमशः हीलियम तथा ऑर्गन गैसें 2.5 और 1.0 वायुमंडलीय दाब पर भरी हैं। यदि दोनों गैसों को एक ही पात्र में भर दिया जाए तो मिश्रण का दाब होगा। 4 ऑप्शंस मैं आपको पहले दिखा दे रहा हूं, ये ऑप्शंस आप लोग देख लीजिए, ये आपके ऑप्शंस है। अब मैं आता हूं ऊपर क्वेश्चन पे, देखिए यहां पे एक रूल अप्लाई होने वाला है, और वो रूल मैंने आपको पहले ही पढ़ाया है। कौन सा रूल लगेगा, डाल्टन का आंशिक दाब का नियम यहां पे लगने वाला है। क्या लिखा, 2 समान पात्रों में क्रमशः हीलियम तथा आर्गन गैसें, देखिए हीलियम और आर्गन ये दोनों गैसें कैसी हैं, अक्रिय हैं, यानी क्रिया ना करने वाली, ध्यान रखिएगा, क्रिया ना करने वाली गैसेस हैं। और देखिए डाल्टन का आंशिक दाब का नियम क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार परस्पर क्रिया ना करने वाली 2 या अधिक गैसों को एक ही पात्र में बंद कर देने पर गैसीय मिश्रण का परिणामी दाब उन गैसों के आंशिक दाबों के योग के बराबर होता है। यदि गैसों के आंशिक दाब क्रमशः आपको P1 P2 P3 डॉट 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 आगे जहां तक दिया हो, ठीक है, ये सब आपको दिए हो, तो P इज इक्वल टू आपका क्या हो जाता है, P1 प्लस P2 प्लस P3 जैसे आपका दिया हो। अब यहां पे कितनी गैसें दी हुई हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एक हीलियम है और एक ऑर्गन आपकी दी गई है, जैसा कि आप लोग अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो यहां पे देखिए P1 की वैल्यू हमारी क्या है, P1 की वैल्यू देखिए यहां पे लिखा है 2 समान पात्रों में क्रमशः हीलियम तथा ऑर्गन गैसें क्रमशः, हीलियम का ये दिया है, P1 की वैल्यू हमारे पास है 2.5। वायुमंडल, ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में यहां पे मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं वायुमंडल, ये ठीक है, और P2 की वैल्यू क्या है 1.0, और ये वायुमंडल सेम आपका ऐसे ही रहेगा, ठीक है। P2 की वैल्यू जो आपकी है 1.0 वायुमंडल, ये सेम आपका ऐसे ही रहेगा। फॉर्मूला लगेगा P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आपका हो जाएगा, ये डाल्टन के आंशिक दाब के नियम के अनुसार हुआ, P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। तो P1 की वैल्यू 2.5 और P2 की वैल्यू 1.0 है, या फिर आप इसे 1 भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 3.5 और वायुमंडल दाब, ठीक है, या फिर आप वायुमंडल लिख सकते हैं। तो 3.5 आपका कहां पे दिया है, ये आपका दिया हुआ है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा क्वेश्चन था, आपको डाल्टन का आंशिक दाब का नियम पता होना चाहिए, और P इज इक्वल टू फॉर्मूला आपको P1 प्लस P2। अब जैसे आपका दिया हो, यहाँ पे हीलियम और आर्गन ही दिया था, हो सकता है इससे ज्यादा भी गैसें आपको दी जाए और उनका यहाँ पे वायुमंडलीय दाब आपका दिया जाए, यहाँ पे जैसे यहाँ पे लिखा है कि इतने वायुमंडलीय दाब पर भरी हैं, तो जैसे आपको दिया जाएगा वैसे आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पे इतना ही अप्लाई करना था। करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया, आपको यहाँ पे मिल गया, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे 3.5 वायुमंडल, यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में। कब आया है? 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में। क्वेश्चन क्या है कि एक प्रोटॉन 2500 या फिर आप बोल सकते हैं 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है। प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान होगा। इस टाइप के मैंने आपको कई क्वेश्चन सॉल्व कराए हुए हैं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। सबसे पहले क्या लिखा है कि एक प्रोटॉन 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर वाले चुंबकीय क्षेत्र में, ये आपका दिया हुआ है, जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। तो हमें क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले चुंबकीय क्षेत्र, ये बी की वैल्यू हमें दी गई है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूं, बी की वैल्यू हमें क्या दी गई है 2500, और फिर यहाँ पे न्यूटन पर एम्पियर, ये एम्पियर में शॉर्ट में लिख देता हूं, और फिर मीटर, ये हमें दी गई है। फिर क्या लिखा है 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड के वेग से, यानी वेग v की वैल्यू हमें क्या दी गई है, v की वैल्यू 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड, ये ऊपर 5 लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये हमें दिया हुआ है। और देखिए प्रोटॉन की बात हो रही है, प्रोटॉन पर आवेश क्या होता है, तो आवेश q की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1.6 × 10⁻⁻19, ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटॉन पर आवेश होता है, ये q की वैल्यू हो गई। और क्षेत्र के समांतर प्रवेश करता है, समांतर प्रवेश करता है, इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी 180 डिग्री आपकी यहां पे हो जाएगी। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, आगे इस क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान यानी F की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है। तो F इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपका क्या होता है, फॉर्मूला मैंने आपको पहले ही बताया है, F इज इक्वल टू Q V B साइन थीटा, यही आपका फॉर्मूला होता है। Q की जगह जो आवेश है प्रोटॉन पर क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 ये रखेंगे। फिर इसके बाद v की जगह वेग जो हमें दिया है 4 × 10⁵ ये रखेंगे, इंटू फिर इसके बाद b से मतलब जो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बोल सकते हैं आप, या फिर चुंबकीय क्षेत्र जो आपको यहाँ पे दिया गया है 2500 न्यूटन पर एम्पियर मीटर, इसको रखेंगे तो ये 25 और उसके बाद 00, ये मैंने लिख दिया, यहां तक हो गया। फिर साइन थीटा, क्योंकि यहां पे समांतर प्रवेश करता है, थीटा की वैल्यू 180 डिग्री हमने ली हुई है, और साइन थीटा यानी साइन 180 की वैल्यू आपकी क्या होती है, तो आप बोलेंगे साइन 180 की वैल्यू जो हमारी होती है वो होती है 0। क्या होती है, 0 होती है। वैल्यूज निकालना मैंने आपको पहले ही सिखा दिया है। तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है 0, तो यहाँ पे साइन 180 आएगा आगे 2500 के बाद, तो साइन 180 की वैल्यू 0 होती है, तो डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ 2500 के बाद यहाँ पे लिख देता हूँ 0। और देखिए सब इनटू में है, एक तरफ से इनटू में है, और जब यहाँ पे 0 आ गया और 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में हो तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे पूरे का मान 0 आ जाएगा, यानी बल यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोटॉन पर आरोपित बल का मान होगा 0 यानी 0। 0 क्यों हुआ, क्योंकि देखिए सब इनटू में है, और जो यहाँ पे साइन 180, क्योंकि साइन थीटा होता है, साइन 180 की वैल्यू 0 होती, ये रख दी, और इसकी मल्टीप्लाई अगर 0 में हो जाएगी सबकी तो क्या मिलेगा, 0 ही तो मिलेगा ना। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यानी 0। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, क्वेश्चन को समझाने में भी टाइम लगता है, पता नहीं स्टूडेंट्स को कितनी जल्दी होती, मैं समझ नहीं पाता, उनके पास 5 से 10 मिनट टाइम नहीं होता कि एक क्वेश्चन में आप लोग 3 से 4 मिनट दे दें। अगर एक बार 3 से 4 मिनट दे देंगे इस क्वेश्चन में, फिर बाद में जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे यही क्वेश्चन आप 1 मिनट में या फिर इससे भी कम में सॉल्व कर पाएंगे। तो सबसे पहले समय देना सीखिए। अगर किसी क्वेश्चन पे आप टाइम नहीं देंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, तो फिर इसमें आपकी गलती होगी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ये भी 2019 के एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा है 10 कूलाम आवेश को अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप
समय बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है। बिंदु P पर विद्युत विभव होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे। अगर आपको क्वेश्चन आता है सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए, नहीं तो मैं तो आपको भी सॉल्व करके बताऊंगा ही। तो चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें यहाँ पे दी हुई हैं। सबसे पहले हमें क्या दिया है, 10 कूलम आवेश को, आवेश यानी Q की वैल्यू हमें क्या दी गई है, मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पे। Q की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 10 कूलम, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। अनंत से एक दूसरे आवेश के समीप बिंदु P तक लाने में 200 जूल कार्य करना पड़ता है। तो कार्य कितना करना पड़ रहा है, W, वर्क यहां पे करना पड़ रहा है 200 जूल, ये मैंने यहां पे लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद क्या पूछा गया, बिंदु P पर विद्युत विभव होगा, यानी बिंदु P पर विद्युत विभव V इज इक्वल टू, हम यहां पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, W और अपॉन में Q। W की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 200, और Q की वैल्यू हमें दी गई है 10, ये 0 से 0 कैंसल, 20। और क्योंकि हम यहाँ पे बिंदु P पर विद्युत विभव निकाल रहे हैं, विद्युत विभव का मात्रक वोल्ट होता है, तो 20 वोल्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभी फॉर्मूला ना पता हो आपको तो यही क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, बस 1 से 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो 20 वोल्ट कहाँ पे दिया है, ये दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि कौन सी दवाइयां बुखार कम करने के काम आती हैं। यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम 2019 में क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए ऑप्शंस पे ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन में क्या कर दिया गया, यहां पे चेंज कर दिया गया, यही तो ऑप्शन में ही यहां पे सारा ट्विस्ट है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए लिखा है एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी लिखा है ट्रैंकुलाइजर्स, और ऑप्शन डी लिखा है एंटीपायरेटिक। तो देखिए जो ऑप्शंस आपके दिए गए हैं, ऑप्शन में क्या कर दिया गया, देखिए जो इंग्लिश होती है उसी इंग्लिश को हिंदी में कन्वर्ट करके आपके ऑप्शंस यहाँ पे बना दिए गए आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऐसे ही किया जाता है, ध्यान रखिएगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटीपायरेटिक, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, ज्वरनाशक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ज्वरनाशक। अगर यहां पे एंटीपायरेटिक की जगह ज्वरनाशक लिख दिया जाता तो तुरंत आप बता देते कि हाँ बुखार कम करने के काम आती है, फिर क्वेश्चन का यहां पे कोई मतलब ही नहीं रह जाता ना। इसीलिए क्या किया गया, ज्वरनाशक को हम इंग्लिश में एंटीपायरेटिक बोलते हैं, और उसी इंग्लिश की हिंदी बना करके एंटीपायरेटिक यहां पे लिख दिया गया आपको कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे आते हैं। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको देखिए एंटीपायरेटिक को हम ज्वरनाशक बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 ये भी 2019 में आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या लिखा है, 4 ओम प्रतिरोध में प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर होगा। ऑप्शंस आप लोगों को अपनी स्क्रीन के ऊपर यहां पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की सीरीज में कई क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व कराए हैं, न्यूमेरिकल्स कराए हैं, जो चैप्टर्स नहीं पढ़ाए वहां से भी करवाए हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया केमिस्ट्री से रिलेटेड करीब आपकी 106 वीडियोस चैनल पर पड़ी हुई हैं, फिजिक्स से रिलेटेड आपकी 78 या फिर इससे ज़्यादा हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड 100+ वीडियोस हैं। अगर इतना ही पढ़ लेंगे ना, इतने में से ही आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। बस यहाँ पे कंडीशन ये है कि आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और देखिए क्वेश्चंस आपके कैसे आते, संख्याएं आपकी बदल दी जाती, कॉन्सेप्ट आपके सेम वैसे ही होते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले क्या क्या चीज़ें दी गई हैं इस पर हम यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे पता है प्रतिरोध, 4 ओम प्रतिरोध दिया है ना, यानी रेजिस्टेंस आर की वैल्यू 4 ओम यहाँ पे दी गई, ये मैंने लिख दिया। फिर इसके बाद प्रति सेकंड यानी टी इज इक्वल टू, समय कितना दिया है, 1 सेकंड दिया। प्रति सेकंड से मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे टी की वैल्यू आपको कितनी दी गई, 1 सेकंड। 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न की जाती है, ये आपका लिखा हुआ है। यानी एच की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 100 और जूल, ये मैंने यहां पे लिख दिया। प्रतिरोध के सिरों पर विभवांतर V की वैल्यू हमें यहां पे निकालनी है। अब यहां पे फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तभी क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। तो H इज इक्वल टू हमारा एक फॉर्मूला होता है V²T और अपॉन में R, इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। देखिए इस टाइप के आपके कई फॉर्मूले होते हैं, अलग अलग
जगह पे अलग अलग फॉर्मूले का हम यूज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे R है, T है, H है, V हमें निकालना था, तो इसी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है। अब हमें देखिए यहाँ पे H की वैल्यू पता है। H की वैल्यू क्या है? 100 जूल। तो H की जगह मैं 100 लिख सकता हूं, ये लिख दिया, इज इक्वल टू V स्क्वायर। V की वैल्यू पता ही नहीं है, तो V स्क्वायर को V स्क्वायर ही रहने देंगे। फिर यहाँ पे इंटू है, तो इंटू का साइन ये लगा दिया। T की वैल्यू 1 सेकेंड, तो 1 रख दिया, और अपॉन में R, रेजिस्टेंस तो हमें पता है 4 ओम है। ठीक है, अब यहाँ पे 100 के नीचे 1 लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको यहाँ पे। इसके बाद हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 1 की मल्टीप्लाई V स्क्वायर इंटू 1 में होगी, कोई फर्क पड़ेगा नहीं, सेम यही आएगा। और V स्क्वायर इंटू 1 दिया है, V स्क्वायर इंटू 1 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? V स्क्वायर ही मिलेगा, कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। तो V स्क्वायर इज इक्वल टू 100 की मल्टीप्लाई 4 में 400, ये आपका है। V स्क्वायर बराबर आपका यहाँ पे 400 है, तो V बराबर आपका क्या हो जाएगा? जब यहां से स्क्वायर हटाएंगे, V बराबर आपको क्या मिलेगा? 20 मिलेगा। 20 और किस में? वोल्ट में आएगा। ठीक है, अब देखिए 20 का ही स्क्वायर 400 होता है, ये आप सबको पता है। अब यहाँ पे V स्क्वायर बराबर 400 था, अगले स्टेप में जब इस स्क्वायर को यहाँ से हटाएंगे तो क्या मिलेगा? 20 ही तो मिलेगा। तो 20 वोल्ट कहाँ पे दिया है? 20 वोल्ट आपका दिया है ऑप्शन ए में, तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन को आप छोड़ के आएंगे। इसीलिए सभी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे करवा दे रहा हूँ, और थोड़ा टाइम भी क्वेश्चन में दिया कीजिए। आंसर जल्दी करने के चक्कर में मत रहा कीजिए, आंसर जल्दी करने से कोई फायदा नहीं होता है, आपको क्वेश्चन आना चाहिए। देखिए आंसर आप चाहे जितनी देर में करें, अगर आपको क्वेश्चन आ रहा है तो अच्छी बात है, यहाँ की बात मैं कर रहा हूँ। एग्जाम सेंटर में तो आपको टाइम के अकॉर्डिंग ही करना होगा, जितना टाइम आपके पास होगा उसी के अकॉर्डिंग आप करेंगे। ये सब प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिस आपकी होगी तो कर पाएंगे अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे कहा जाता है, यानी उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए तनु विलयन, ऑप्शन बी असंतृप्त विलयन, ऑप्शन सी संतृप्त विलयन, और ऑप्शन डी दिया है अति संतृप्त विलयन। क्वेश्चन क्या है कि वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त विलयन की अपेक्षा अधिक होती है उसे क्या कहा जाता है? आप लोग आंसर बताइए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन, डायरेक्ट आपको आंसर करना है। ठीक है, देखिए विलयन वाला चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा। लास्ट ईयर भी मैंने क्या किया था, सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराए थे विलयन वाले चैप्टर के। एक क्वेश्चन आया था और सेम वही क्वेश्चन आया था जो मैंने करवाया हुआ था, आप चाहे तो चेक भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा अति संतृप्त विलयन। ध्यान रखिएगा, इसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10। ये तो मैंने आपको कई बार कराया है। कटे हुए सेब को खुला छोड़ने पर कुछ समय पश्चात यह भूरा हो जाता है क्योंकि इसमें उपस्थित होता है, क्या उपस्थित होता है जिसके कारण कटा हुआ सेब जब उसको खुला छोड़ दिया जाता है वो भूरा हो जाता है? ये आप लोगों ने खुद नोटिस किया होगा, आपको खुद ही पता होगा। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, यहाँ पे आप लोग आंसर बताइए, फिर इसके बाद मैं आपको इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताऊंगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर आपका होगा लोहा, या फिर आपको लोहे की जगह यहाँ पे आयरन भी लिखा हुआ मिल सकता है। लोहा आयरन एक ही होता है, आप सबको पता है। लोहे को ही इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं? आयरन बोलते हैं, इसी आयरन को हिंदी में आयरन लिख दिया जाता है बस। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, या फिर आयरन लोहे को हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। जो लोहा होता है इसको हम Fe से रिप्रेजेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको यहाँ पे Fe लिखा हुआ मिल सकता है बस, तो इतना ध्यान रखिएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, पहले आपको कराया हुआ है। क्वेश्चन है कि 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर 200 न्यूटन का बल लगा है, तो विरामावस्था से 64 मीटर यानी 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। 4 ऑप्शन आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे, आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, इसका करेक्ट आंसर बताइए। अभी तो मैं आपको सॉल्व करके भी बताऊंगा और आंसर भी बताऊंगा। चलिए मैं भी सॉल्व करना स्टार्ट करता हूं आप लोगों के साथ में ही, आप भी लोग सॉल्व कीजिए। देखिए बिना सॉल्व करे आंसर मत बताया कीजिए।
अगर बिना सॉल्व करे बताएंगे, देखिए अगर आपको आता है आंसर पता है अच्छी बात है, लेकिन जब एक ही क्वेश्चन को आप बार बार सॉल्व करते हैं ना, इससे आपकी कैलकुलेशन अच्छी होती है। ध्यान रखिएगा, कैलकुलेशन भी करनी आनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में सेम ऐसे क्वेश्चन थोड़ी ना लिखा मिलेगा। यहाँ पे संख्याएं आपकी बदल दी जाएंगी, कैलकुलेशन करनी ही करनी है। एग्जाम में कीजिए चाहे यहाँ पे कीजिए, इससे बढ़िया यहीं पे प्रैक्टिस करके जाइए। एग्जाम में आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एग्जाम में बिना कैलकुलेशन की आप आंसर ही नहीं कर पाएंगे। आप खुद देख लीजिएगा, जब पेपर देने जाएंगे ना, खुद ही आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या चीजें हमें दी गई हैं। क्या लिखा है, 25 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड पर, यानी m की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 25 और किलोग्राम, ये लिख दिया। फिर इसके बाद 200 न्यूटन का बल, यानी फोर्स F की वैल्यू 200 न्यूटन, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो विरामावस्था से 64 मीटर 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। अब देखिए विरामावस्था की बात हो रही है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग u इज इक्वल टू 0 होगा। ये मैं यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे समय पूछा गया, यानी t की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। तो हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, देखिए हमें इस क्वेश्चन में सबसे पहले एक्सीलरेशन a यानी त्वरण की वैल्यू निकालनी होगी, तभी हमारा ये क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा। क्योंकि हम यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज करने वाले हैं, F इज इक्वल टू ma। अब देखिए हमें यहाँ पे a की वैल्यू ही नहीं पता है, तो क्वेश्चन कैसे आगे सॉल्व होगा, तो इसीलिए हमें a की वैल्यू को निकालना होगा। तो a की वैल्यू कैसे निकलेगी, कुछ नहीं करना, F इज इक्वल टू ma होता है, इसी फॉर्मूले के हेल्प से a को हम ले आएंगे आगे, a इज इक्वल टू लिख देंगे हम F अपॉन में m, ये आपका हो जाएगा। तो देखिए F की वैल्यू हमें 200 न्यूटन और m की वैल्यू हमें क्या दी गई है, 25 दी गई है। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 25 1 से 25 8 जा आपका 200 होता है, और a की वैल्यू यानी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी त्वरण हमें क्या मिल गया, a की वैल्यू हमें मिल गई 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो चलिए a की वैल्यू को मैं ऊपर लिख देता हूँ, a की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब ये क्वेश्चन हमारा आगे सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं साइड में a की वैल्यू लिख देता हूँ, a की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, ये हमें पता चल गया। देखिए हमें u दिया है, a दिया है, t की वैल्यू को हमें यहाँ पे निकालना है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कौन सा इक्वेशन हम यहाँ पे यूज करेंगे। और देखिए हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक वैल्यू और दी गई है कि यहाँ पे लिखा है, तो विरामावस्था से 64 मीटर चलने में उस पिंड को समय लगेगा। 64 मीटर ये आपकी क्या दी गई है, यहाँ पे दूरी बोल सकते हैं, आपको यहाँ पे दी गई है, यानी s की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दी गई है, कितनी, 64 मीटर। ये मैंने यहाँ पे साइड में लिख दिया। अब हमें क्या पता है, u पता है, a पता है, t निकालना है और s पता है। कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, इसी फॉर्मूले का हम यहाँ पे यूज करेंगे। अभी हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। s की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 64, ठीक है, इज इक्वल टू फिर यहाँ पे u और t। देखिए u यानी इनिशियल वेलोसिटी प्रारंभिक वेग 0 है, क्योंकि विरामावस्था की बात यहाँ पे हो रही है, तो 0 और t की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 0 इंटू टी करेंगे तो यहाँ पे आपको 0 ही मिलेगा, मतलब इतने पार्ट का कोई मतलब यहाँ पे रह नहीं गया ut वाले का, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीधे सीधे आपका 0 आ जाएगा। तो मैं यहाँ पे सीधे सीधे क्या लिख देता हूँ, ये 0 मैंने लिख दिया, प्लस इसके बाद हाफ, ये मैंने लिखा, a की वैल्यू हमने क्या निकाली थी, a की वैल्यू हमने निकाली थी 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और फिर इसके बाद टी स्क्वायर तो आपका ऐसे ही रहेगा, क्योंकि इसी की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है। अब ये 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये 2 4 जा 8 हो जाएगा। अब 4 की मल्टीप्लाई इस टी स्क्वायर में करवा दीजिए तो आपको मिलेगा 4t स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे 0, इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और यहाँ पे 64 है, यानी क्या मिला हमें, 64 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। अब मैं यहाँ पे साफ करने जा रहा हूँ, हमें लास्ट में मिला था 64 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर, ये हमें मिला हुआ था। या फिर हम आगे क्या कर सकते हैं, टी स्क्वायर को लाएंगे आगे, फिर आपका 64 अपॉन में 4 हो जाएगा। सॉल्व कर लीजिए, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 2 उधर जाएगा, 4 6 जा 24, यानी टी स्क्वायर बराबर हमें क्या मिला हुआ है, 16, और ये सेकंड में आएगा, ध्यान रखिएगा। अभी स्क्वायर है, अभी जब इस स्क्वायर को हटाएंगे हमें क्या मिला, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 16, और ये सेकंड में, और ये स्क्वायर में है। अब t की वैल्यू हमें निकालनी है, तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t इज इक्वल टू 4
और सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जब स्क्वायर हटेगा और 4 का स्क्वायर ही तो 16 होता है, जब यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पे 4 सेकेंड ही तो आएगा। तो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड, यानी समय कितना लगेगा 4 सेकेंड का। कहाँ पे दिया है? ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सभी वैल्यूज क्वेश्चन में दी गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 क्या दिया है, ये आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा चुका है और इससे पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कई बार सॉल्व कराया हुआ है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे हैं तथा इसकी द्वितीयक कुंडली में 50 फेरे हैं। यदि द्वितीयक कुंडली में धारा 20 एम्पियर है तो प्राथमिक कुंडली में धारा है। 4 ऑप्शंस आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहे होंगे। तो सबसे पहले आप लोग ऑप्शंस देख लीजिए, नहीं फिर आप बोलेंगे ऑप्शन नहीं दिखा। तो ऑप्शन ए है 80 एम्पियर, ऑप्शन बी 50 एम्पियर, ऑप्शन सी 5 एम्पियर और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और पहले भी मैंने आपको ये क्वेश्चन 4 से 5 बार कराया है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के आंसर को कर भी पा रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करके समझा देता हूं। तो देखिए क्या क्या चीजें दी गई हैं। यहाँ पे लिखा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में, प्राथमिक मतलब क्या हो जाएगा? प्राइमरी। ध्यान रखिएगा, प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे हैं। फेरों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं। तो क्या लिखेंगे? देखिए हमें यहाँ पे वैल्यू दी गई है np की, np जो कि कितनी दी गई है? 200 फेरे। देखिए फेरों की संख्या को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं और p से मतलब क्या हो जाएगा? प्राइमरी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा है कि एक ट्रांसफार्मर की प्राथमिक कुंडली में 200 फेरे हैं, यानी np की वैल्यू हमें क्या दी गई है? यहाँ पे 200 दी गई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे फिर से एक बार आपको लिख के बता देता हूँ। देखिए np की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 200 फेरे हैं, ये मैंने कर दिया। तथा इसकी द्वितीयक कुंडली में, द्वितीयक कुंडली से मतलब क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। ध्यान रखिएगा, तो द्वितीयक कुंडली में 50 फेरे हैं। फेरों की संख्या को n से और द्वितीयक कुंडली की बात हो रही है, तो यानी ns की वैल्यू आपको क्या दी गई है? 50, यानी 50 फेरे हैं। फिर इसके बाद लिखा है यदि द्वितीयक कुंडली में धारा 20 एम्पियर है। धारा को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं और द्वितीयक कुंडली की बात हो रही है, यानी IS की वैल्यू आपको कितनी दी गई है? 20 एम्पियर, ये मैंने लिख दिया। फिर पूछा गया तो प्राथमिक कुंडली में धारा है, यानी IP की वैल्यू ये हमें यहाँ पे निकालनी है। फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? NS अपॉन में NP इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा? IP अपॉन में IS। यहाँ पे S से मतलब सेकेंडरी और P से मतलब प्राइमरी है, इसका आपको ध्यान रखना है। NS की वैल्यू क्या दी गई है? NS की जगह रखेंगे 50, ऊपर लिखा हुआ है। फिर अपॉन में NP की वैल्यू 200 दी गई है, ये रखा, इज इक्वल टू IP की वैल्यू को तो हमें निकालना ही है और IS की वैल्यू हमें दी गई है यहाँ पे 20। ठीक है, अगले स्टेप में क्या करेंगे? देखिए ये 51 जा 50 और यहाँ पे 54 जा आपका होता है 200, यानी 1/4 इज इक्वल टू आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? IP अपॉन में 20। तो मैं अगले स्टेप में लिखता हूं। देखिए 1/4 है इज इक्वल टू IP अपॉन में 20 है। 1/4 इज इक्वल टू IP और अपॉन में 20, ये आपका है। अब यहाँ पे त्रिया गुणा करवा लीजिए, 4 की मल्टीप्लाई IP में, तो 4IP इज इक्वल टू 1 की मल्टीप्लाई 20 में, फिर 20 की 1 में आपको 20 ही मिलेगा। IP की वैल्यू को निकालना है, IP को ले आएंगे आगे, फिर 20 अपॉन में 4, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20 और 5 एम्पियर में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे धारा को निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राथमिक कुंडली यानी प्राइमरी में, यानी प्राथमिक कुंडली में धारा क्या हो जाएगी? 5 एम्पियर हो जाएगी। कहाँ पे दिया है? ये आपका दिया है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आज के इस टेस्ट में मैंने आपसे टोटल 12 क्वेश्चन पूछे थे। 12 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों से पूछे हुए थे। कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट हुए मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और क्वेश्चन भी मैंने आपको डिटेल में सॉल्व करके समझा दिया और आपको समझ में भी आ गया होगा। और अगर कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, और साथ ही साथ हमारे चैनल स्टडी विद अभिमान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।